नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले विगत दिनों में मैंने आपके लिए कई एमसीक्यूज के पार्ट्स लेकर आए जो कि कंप्यूटर विषय से संबंधित थे। कल मैंने आपको 2016 के पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण दिया और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 2014 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण, जो कि कंप्यूटर से आए हुए प्रश्न थे। हम देखेंगे कि 2014 और 2016 के बीच प्रश्नों का स्तर किस तरीके से बदला और उसी आधार पर हम आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसके स्तर पर भी अपनी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको मेरा जो कोर्स है ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो या ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही कम दाम पे उपलब्ध है। आप चाहे तो एक बार एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 2014 में पूछे गए छात्रावास अधीक्षक के प्रश्नों। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं? सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन, सर्च पार्टी। तो आंसर क्या होगा हमारा? यहां पर आंसर होगा हमारा सर्च इंजन। तो देखिए यहां पर एक और बात हो सकती है कि जब इंटरनेट की सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल के बारे में कहा जा रहा है तो दो चीजें हो सकती है। पहली बात तो ये दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक होता है वेब ब्राउजर और दूसरा होता है सर्च इंजन। आपको दोनों में अंतर समझना होगा कि वेब ब्राउजर क्या करता है और सर्च इंजन क्या करता है। वेब ब्राउजर जो होता है वो कहां पर होता है? क्लाइंट के सिस्टम में होता है। कहां पर होता है जी? क्लाइंट के सिस्टम में वेब ब्राउजर। अगर मैं बोलूं गूगल क्रोम, तो जो गूगल क्रोम मैं कह रहा हूं वो क्या होगा? हमारा वेब ब्राउजर होगा। तो वेब ब्राउजर किसके सिस्टम में होगा? यूजर के सिस्टम में, क्लाइंट के सिस्टम में। ये मैंने जो ओपन किया, ये जो बड़ा सा ओपन हुआ एक टैब, ये क्या है? हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के माध्यम से हम क्या करते हैं? यूजर जो भी चीज सर्च करना चाहता है वो अपना जो भी सर्च करने का जो टर्म है, कीवर्ड है या की फ्रेज बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं? की फ्रेज। उस की फ्रेज को क्या करेगा? गूगल क्रोम पे या वेब ब्राउजर पे टाइप करेगा। तो जो वो सर्च करना चाहता है वो किस में टाइप करेगा? क्रोम पे, वेब ब्राउजर पे। परंतु जब इंटरनेट में वो चीजें सर्च होकर आप तक प्राप्त होंगी, वो कहां पर से प्राप्त होंगी? सर्च इंजन से। अब सर्च इंजन कहां पर होगा? क्या आपके सिस्टम में है क्या सर्च इंजन? नहीं। सर्च इंजन जो होता है वो होता है सर्वर में। ठीक है। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक लोकेशन होता है जिसके पास अपना एक बिग डेटाबेस, एक लार्ज डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब वह स्थान जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो ये मान के चलिए कि सर्वर के पास बहुत बड़ा डेटाबेस मतलब बहुत बड़ा हार्ड डिस्क, कई टेराबाइट का हार्ड डिस्क उसके पास है जिसमें वो डेटा को स्टोर करके रखता है। मान लेते हैं ये सर्वर किसका है? गूगल का है। तो गूगल का सर्वर है। सर्वर अपने अंदर में क्या क्या चीजें रखता है? सर्वर फाइल्स रखता है। फाइल किस प्रकार की हो सकती है? वीडियो प्रकार की, ऑडियो प्रकार की, पीडीएफ, डॉक, वेबसाइट्स और वेब पेज के कलेक्शन कहां पर होते हैं? सर्वर में। जब भी यूजर जो होता है वो हमेशा क्या करता है? सर्वर के पास क्या करता है? रिक्वेस्ट, और सर्वर उसका हमें क्या दे देता है? रिस्पॉन्स दे देता है। तो सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है वो किस आधार पे देता है? क्या होता है उसके पास ऐसा कि वो रिस्पॉन्स दे पाए? तो सर्वर के अंदर में एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सर्वर के अंदर में क्या होता है? सर्च इंजन। क्या होता है भाई? सर्च इंजन। सर्च इंजन कहां पर होता है? सर्वर के पास। सर्च इंजन में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम का नाम होता है क्या? कल भी मैंने वीडियो में बताया। इस प्रोग्राम का नाम होता है, छोटे से प्रोग्राम का नाम होता है, इसका नाम होता है क्राउलर। क्राउलर को हम लोग बोट, रोबोट और स्पाइडर नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये जो प्रोग्राम रहता है ये विभिन्न दूसरे सर्वर्स में जाता है और उस सर्वर में जो भी वेबसाइट्स होती है उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके एक लिस्ट बना के यहां पर सर्वर में ला के देता है। इसी लिस्ट के आधार पर जो सर्च इंजन होता है वो यूजर के द्वारा की गई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। तभी गूगल के सर्वर को पता होता है कि कौन कौन से वेब पेजेस किस किस सर्वर में है।
आपने यहाँ पर www.cgvyapam.com डाल दिया तो वो CG व्यापम का रिक्वेस्ट जाएगा फाइल सर्वर में, फिर यहाँ पर क्राउलर के द्वारा लाई गई लिस्ट होगी, उस लिस्ट में सर्च करेगा कहाँ पर है भाई हमारा प्रोग्राम और कहाँ पर है हमारा वेबसाइट, तो उसको पता चलेगा कि रायपुर के किसी सर्वर में है, तो वह रायपुर के किसी सर्वर से CG व्यापम का पेज को यहाँ पर लाएगा और रीडायरेक्ट करेगा किसमें, यूजर के पास, या फिर वो डायरेक्ट यहीं से रीडायरेक्ट कर सकता है यूजर के पास। तो सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट में हमें खोज करने के लिए प्रयुक्त टूल है। ठीक है, अब भारत में विश्व में सर्वाधिक चलने वाला सर्च इंजन कौन सा है जी? गूगल। गूगल के बाद ये 2023 का डेटा है हमारा। उसके बाद सेकंड नंबर में जो चल रहा है वो है बिंग। बिंग किसका सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है। फिर है अपना याहू, तीसरे नंबर पर आता है क्या हमारा? याहू। फिर आता है हमारा येंडेक्स, और फिर चाइना का सर्च इंजन क्या है? बाइडू। ये चाइना का सर्च इंजन, पेपर में कई बार पूछा है चाइना का सर्च इंजन कौन सा है निम्न में से, तो आंसर क्या है? ये बाइडू। और डक डक गो ये अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर जो सारे सर्च इंजन के नाम हमने एक बार देख लिए, ये हमारा सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी फिर से जो एग्जाम होगा हमारा उसमें भी यहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, तो आपको वेब ब्राउजर के नाम भी याद होने चाहिए, सर्च इंजन के नाम भी याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ठीक है, अब आप खुद ही बताइए, ऐसा प्रश्न आपके पास आएगा और आपको थ्योरी की जानकारी ही नहीं है तो आप प्रश्न कैसे बनाएंगे? ISDN, DSL, VDU, मॉडेम। जब आप कोई बुक खोल के पढ़ेंगे ना तब उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा उत्तर होगा नहीं किया जाता, तो हमारा होगा VDU। हमारा आंसर VDU। VDU का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो ये होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब कि जो हमें डिस्प्ले कराए, दिखाए, या आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले दे, कौन देता है हमें? मॉनिटर। मॉनिटर उदाहरण होता है किसका? विजुअल डिस्प्ले यूनिट का। साथ ही कई अलग अलग टर्म्स भी प्रयोग किए जाते हैं वीडियो के लिए, जैसे कि इसे हम कह देते हैं डेस्कटॉप। अब कहां पर डेस्कटॉप कहोगे जी? ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है विंडोज का, जब विंडोज के संदर्भ में इसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। और सामान्य इसे हम क्या कह देते हैं? मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर। फिर एक और शब्द इसके लिए यूज किया जाता है VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, स्मार्ट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। साथ ही साथ और एक वर्ड यूज किया जाता है कंसोल। अब ये कंसोल क्या होता है? जब हम डॉस के संदर्भ में बात करें, MS डॉस के संदर्भ में, तो उसे क्या कहते हैं? कंसोल। परंतु जब हम बात करें सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर के संदर्भ में, तब विजुअल डिस्प्ले यूनिट को क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। सबका अपना अपना अलग काम है। अब आगे बढ़ते हैं, ये ISDN, DSL और मॉडेम पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर स्क्रीन पे देखिए, आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक है ISDN का और दूसरा है हमारा DSL कनेक्शन का। जब यूजर अपने घर में इंटरनेट का प्रयोग करना चाहता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसे कुछ विशेष प्रकार के कनेक्शन देता है। पुराने समय में एक कनेक्शन यूज हुआ करता था, डायल अप कनेक्शन। क्या? डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में क्या होता था? आपके पास एक कनेक्शन आपके घर तक आया, आपने कंप्यूटर में उस कनेक्शन को इंटरनेट चलाने के लिए जोड़ दिया। अब आपके पास दो कंडीशन हुआ करती थी। पहली कंडीशन, अगर आप फोन में बात कर रहे हैं ना तो आप इंटरनेट नहीं चला, और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप फोन में बात नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, फिर दूर किया गया। फिर हमारा क्या आया? ISDN। ISDN का पूरा नाम क्या होता था? क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है जी? नेटवर्क।
इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका काम क्या है? इसका काम है, ये एक कनेक्शन है जो हम सामान्य आईएसपी से खरीदते हैं। आईएसपी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में जो सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, पता है क्या जी आप लोगों को? कमेंट्स में बताइए। सबसे पहला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो था हमारा क्या? VSNL, सरकारी था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया जी? ये BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। परंतु अभी जो प्राइवेट संस्था है, जैसे कि मैं बोल दूं जियो, मैं बोल दूं एयरटेल, यही सब है हमारे सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये कंप्यूटर मतलब कि एक कनेक्शन का प्रकार था जो हम इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते थे। परंतु इसमें क्या बात कर दी गई, इसमें आपको एक टेलीफोन का डिब्बा दिया गया। अब इस टेलीफोन के डिब्बे से आप एक इंटरनेट भी, देखो लैन हमने हब जोड़ा यहां पर, और हब से क्या जोड़ दिया? बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ के एक लैन बना दिया। मतलब हम इंटरनेट चला रहे हैं, साथ ही साथ आप फोन पे बात भी कर सकते हो। दोनों सुविधाएं ये इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क दिया। नाम ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्विस, मतलब ने सर्विस को क्या किया? एकीकृत किया, और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से आपको सुविधा प्रदान की। वहीं पर बात करते हैं हम लोग किसकी? DSL। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, कभी कभी इसको डायरेक्ट सब्सक्राइबर लिंक भी पढ़ते हैं, परंतु इसका एक्चुअल है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये वो कनेक्शन है जो आपके घरों में टेलीफोन लाइन से आती है, फिर उसे आप एक मॉडेम से कनेक्ट करते हैं। ये टेलीफोन लाइन का केबल आपके घर से आया, फिर उसे आप एक DSL मॉडेम से कनेक्ट करते हैं, और मॉडेम से कनेक्ट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, और आप सामान्य रूप से इंटरनेट चलाते हैं। पर यहां पर कहीं पर फोन का प्रावधान नहीं है। ये कनेक्शन आया और आके आपने इसे कनेक्ट किया और आप यूज कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन अगर चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये एक अलग प्रकार का नेटवर्क है DSL। ठीक है, अब यहां पर दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं DSL में। ठीक है, एक होता है ADSL, दूसरा होता है SDSL, असिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और सिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, इस पर बस आप ये समझिएगा कि इन दोनों में अंतर ये है। सिंक्रोनस का ये मतलब होता है, दो प्रकार की स्पीड होती है कंप्यूटर में, एक होती है डाउनलोडिंग स्पीड और एक होती है अपलोडिंग स्पीड। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल लाते हो सर्वर से तो उसे कहते हैं डाउनलोड, और कोई फाइल अपने कंप्यूटर से सर्वर में अपलोड करते हो तो उसे क्या कहते हैं? अपलोडिंग। तो जब अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड एक समान तो उसे क्या कहेंगे? सिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर। और जब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड अलग अलग हो तो उसे असिंक्रोनस। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपका, कहां से? SDSL से। व्यापम ने एग्जाम में पूछा हुआ है किसी दूसरे प्रश्न पत्र में, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो दोनों मैंने आपको बताया ये कनेक्शन है DSL और ISDN। और मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की कौन सी है? आपको चार फंक्शन की दिख रही है, F2, F5, F7, F। तो याद रखिएगा F2 शॉर्टकट की जो होती है वो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। इसलिए भाई रीनेम करने के, किसी भी फाइल को आपको रीनेम करना है तो आप क्या यूज करेंगे? F2। वहीं पर F5 जो होता है वो रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। F7 जो होता है वो क्या होता है भाई? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के। अब बात आ जाती है क्या? F4। F4 क्या है? मैंने क्लास में आपको बताया था F4 जो होता है वो आपके कर्सर को कहां लेके चला जाता है? एड्रेस बॉक्स में। कहां? एड्रेस बॉक्स में।
कर्सर को एड्रेस बॉक्स में लेके जाता है। अब देखिए बात हो रही है F5 की, लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस। जब आप कोई सामान्य विंडोज में काम कर रहे हैं, सामान्य विंडोज एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है आपने, तब आप F5 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्रेश होगा। परंतु जब आप क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अब आप F5 दबाओगे तो एक नया विंडो खुलेगा। वो विंडो होगा गो टू, क्या विंडो, गो टू, किसमें, MS वर्ड पे। पर वहीं पर आप अगर पावर पॉइंट में F5 दबाओगे, किसमें, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर में F5 दबाओगे, तब आपका जो शॉर्टकट की जो ओपन होगा उसको कहते हैं हम लोग स्लाइड शो। कोई भी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो आपको करना है, तब आप क्या करोगे, F5 दबा दोगे, किसमें, पावर पॉइंट में। तो F5 के अलग अलग जगह काम हो गए। तो यही यहां पर क्या हुआ, F5 के बहुत सारे काम थे और यहां पर कंडीशन क्लियर नहीं हो रहा था कि फाइंड एंड रिप्लेस कौन से होगा, तो आयोग ने इसको क्या कर दिया, प्रश्न को विलोपित कर दिया। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो विंडो खुलता है, वैसे ही फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीनों विंडो एक साथ खुलता है। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल F दबाओगे तो फाइंड के लिए, कंट्रोल H दबाओगे तो रिप्लेस के लिए, कंट्रोल H फॉर रिप्लेस और कंट्रोल G फॉर गो टू। तो जब F5 दबाओगे ना तो वही वाला विंडो खुलेगा जिसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों साथ में होंगे। परंतु ये हमारा एक्चुअल उत्तर नहीं है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम है, जिसमें आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर का प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है, इस प्रकार के सारे मैनेजमेंट के काम थे। देखते हैं कौन सा काम नहीं है, कार्य नहीं है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखना कार्य है कि नहीं भाई, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, यस, आपको एक, आप जिस सॉफ्टवेयर को चुनना चाहेंगे आप डबल क्लिक करके चुन सकते हैं। मदद कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हो। जैसे ये मैंने विंडो डाउनलोड किया, ये विंडो का स्क्रीन दिख रहा है, अगर ये विंडोज नहीं होगा तब तक मैं ये गूगल क्रोम नहीं चला पाऊंगा। गूगल क्रोम क्या है, हमारा एप्लीकेशन, इसको चलाने के लिए मुझे ये आधार आवश्यक है। ठीक है, अब कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि आवंटित करना, यस, ये भी काम है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, क्या ये काम है इसका, तो ये किसका काम है, ये काम है किसका, कंपाइलर का। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। असेंबली लैंग्वेज में एक्चुअल में कंपाइलर ट्रांसलेट नहीं करता है। कंपाइलर किस में ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, असेंबली में ट्रांसलेट नहीं करता। परंतु यहां पर प्रश्न के आधार पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही कार्य नहीं है। हाई लेवल को लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, तो कौन करेगा जी, तो उसको करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी भाषा समझ सकता है, मशीन भाषा, बाइनरी भाषा, 0 और 1 की भाषा। परंतु हम जो यूज करते हैं भाषा कंप्यूटर के साथ में, वो कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सोर्स कोड लिखा हुआ है। ये सोर्स कोड क्या होता है, हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम प्रयोग करते हैं सी। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जी, सी। हम प्रयोग करते हैं किसका, सी का, सी, C++, जावा, इनका प्रयोग करते हैं क्या, हम प्रोग्राम लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। यह है हाई लेवल। PHP, पाइथन, C#, ASP.NET, VB.NET, विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज। अब क्या करते हैं, इसमें हम जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो कोड्स लिखते हैं, लाइन ऑफ कोड। तो जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता, वो कोड कहलाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड कहां चला जाता है, कंपाइलर के। कंपाइलर उसे कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है और उसे हम क्या कहते हैं,
ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर करता है। दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है इंटरप्रेटर, इसका भी काम सेम है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को डायरेक्ट क्या कर देता है? रन कर देता है। ये क्या करता है? कंपाइलर प्रोग्राम को रन करने के बाद एक कोड बना के छोड़ देता है। अब जब भी आप डबल क्लिक करके कोई प्रोग्राम चलाओगे तो सीधा ऑब्जेक्ट कोड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और आपको आउटपुट प्राप्त होगा। परंतु इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है, ट्रांसलेट करता है। वहीं पर कंपाइलर जो होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है और बदल के छोड़ देता है। कोई भी प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर में आज इंस्टॉल हुआ है और इंस्टॉल होने के बाद जब उसे आप पहली बार क्लिक करोगे, अगर वो कंपाइलर के माध्यम से ट्रांसलेट हो रहा है तो जीवन में मात्र एक बार बस वो कंपाइल होगा। ऐसे नहीं कि जितने बार डबल क्लिक करोगे उतने बार कंपाइल होगा, ऐसा नहीं। एक बार कंपाइल होगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड बन के वहीं पर रह जाएगा और जब जब आप उसको ओपन करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड से ओपन होगा और आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये जल्दी काम होता है। वहीं पर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर किसी भी सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है और उसके बाद डायरेक्ट उसको क्या कर देता है? रन कर देता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। मैं सारी चीजों को लिख नहीं रहा हूं पर मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। यहां से पूरे प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा भी लेवल अप होगा तो आप थ्योरी से प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है, अगला GIF का तात्पर्य है, ऑप्शन है ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक आइडेंटिटी फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। क्या होगा? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होगा? GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, अब हमारा उत्तर होगा GIF। देखिए यहां पर जो आपको ये इमेज दिख रहा है, ये आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इमेज क्या इमेज है हमारी? यही इमेज है GIF इमेज। ठीक है, यही है GIF। इसमें क्या होता है? एक से दो इमेज को आपस में क्या किया जाता है? मर्ज किया जाता है और मर्ज करके इसे क्या कर देते हैं? प्ले कर देते हैं। तो ये हम एक एनिमेशन जैसा क्रिएट करता है, ये होता है GIF। यहां पर आपको लिखा हुआ है EPS PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, TIFF टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, PSD ये PSD जो है ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, JPG जॉन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, AI और GIF मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये जितने भी फॉर्मेट्स मैंने यहां पर लिखे हैं किस प्रकार के फॉर्मेट हैं भाई? इमेज फॉर्मेट। अगर पेपर में ये आपको दिखाई दे इनमें से कुछ भी तो आप चुपचाप क्या टिक कर देंगे कि इमेज प्रकार का फाइल फॉर्मेट है। ठीक है कि नहीं? अब यहीं पर जब वीडियो की बात करेंगे तो MPEG, .MP4, वहीं पर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो .doc, .docx, .txt होगा टेक्स्ट फॉर्मेट। तो एक्सटेंशन जो होते हैं, जैसे कि कभी भी आपको कोई चीज डॉट के साथ लिखे मिले, .doc लिखा दिख रहा है, .txt लिखा दिख रहा है, तो ये समझ जाना क्या है? ये फाइल का एक्सटेंशन है। किसी भी फाइल की पहचान उसके एक्सटेंशन से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं जी। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार और आया था पेपर में जिसमें यह लिखा हुआ था कि वेबसाइट में उपस्थित एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। और यहां पर प्रश्न आया है इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ईमेल कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, फाइल कहते हैं। बताइए क्या होगा? क्या होगा? वेबसाइट। आपका कहना है कि वेबसाइट होगा। देखते हैं, एक वेबसाइट है जी। ठीक है, इस वेबसाइट में बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं ये एक वेबसाइट है फेसबुक का, FB का, जिसमें अलग अलग टैब बने हुए हैं, तो जब इन टैब्स की मैं बात करता हूं, वेबसाइट के अंदर स्थित एकल डॉक्यूमेंट की अगर बात करेगा तब आप लगाओगे क्या? वेब पेज। वेबसाइट के अंदर कोई एकल डॉक्यूमेंट होगा वो कहलाएगा हमारा वेब पेज। अब मुझे आप ये बताइए, इंटरनेट में मतलब सर्वर के अंदर,
इंटरनेट मतलब सर्वर पहुंच जाओ सीधा, आपको इंटरनेट से कोई भी डेटा मिलेगा कहां से प्राप्त होगा, सर्वर से प्राप्त होगा। तो आप सर्वर के अंदर पहुंच जाओ। तो मैंने क्या बताया था कि सर्वर के अंदर में क्या रहता है जी, फाइल्स रहते हैं, पीडीएफ प्रकार के फाइल रहेगा, वीडियो का रहेगा, ऑडियो का रहेगा, इमेज का रहेगा, मतलब हर प्रकार की फाइल्स आपको सर्वर में मिलेंगी। तो इंटरनेट में एकल डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलोगे जी, फाइल बोलोगे। इंटरनेट में एकल डॉक्यूमेंट जो आप डाउनलोड करते हो सिस्टम में, वो क्या होता है, फाइल डाउनलोड करते हो। तो एकल डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट फाइल होगा। और वहीं पर वेब पेज के संदर्भ में, वेबसाइट के संदर्भ में बोलेगा, वेबसाइट का एकल डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो वेब पेज। ठीक है, अब वेब पेज का एकल डॉक्यूमेंट क्या बोलोगे उसके अंदर में, तब फिर हो सकता है उसके अंदर में फिर फाइल मिल जाए कोई सी। ठीक है, अगला, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए। देखिए, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वो है हमारा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर में हम कार्य नहीं कर सकते। मैंने सेम एग्जांपल दिया, अगर विंडोज का आपको इंटरफेस नहीं प्राप्त होगा तब तक आप उसमें एप्लीकेशन कैसे रन करोगे। तो चलाने के लिए जरूरी होता है, कंप्यूटर चालू होने का प्रोसेस क्या होता है जी, कंप्यूटर कैसे चालू होता है। कल हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एचडीडी। इसी हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या स्टोर होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है हार्ड डिस्क। मदरबोर्ड में गणना करने के लिए एक होता है हमारे पास सीपीयू, एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, एक प्रमुख मेमोरी होती है रैम जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, साथ ही एक और मुख्य मेमोरी होती है जिसे हम रोम कहते हैं। कंप्यूटर को जैसे ही चालू करते हैं तो सबसे पहले रोम का लिखा हुआ निर्देश एक्टिवेट होता है। कौन सा प्रोग्राम, बायोस। इसके बारे में अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसको ध्यान से देखेंगे। बायोस एक्टिवेट होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जांच करता है, फिर वो दूसरी क्रिया करता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो पावर ऑन होने के बाद अपनी खुद की जांच करता है। और उसके बाद जो इसका एक प्रोग्राम होता है लोडर, ये लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को द्वितीयक मेमोरी या हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लोड कर देता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ गया, रैम में आ गया। इस क्रिया को बोलते हैं बूटिंग, या इस क्रिया को बोलते हैं कंप्यूटर का चालू होना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। जब ये यहां पर आ जाएगा आपका रैम में, तभी आप क्या कर पाओगे, प्रोग्राम को, दूसरे प्रोग्राम्स को रन कर पाओगे, या आप ऐसा इंटरफेस देख पाओगे जिसमें आप एप्लीकेशंस को चला सकते, इसलिए आवश्यक है जी। अगला क्वेश्चन है, 1260 नामक वायरस खालिस्तान प्रकार का वायरस है। यह क्वेश्चन 2014 में आया था और सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 में रिपीट हुआ था। आंसर है इसका पॉलीमॉर्फिक वायरस। कल भी हमने ये 2016 के प्रश्न में इस पर चर्चा की थी, सारे वायरस के विषय में भी चर्चा की थी, सेम क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल, परिधीय का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या होगा हमारा, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस को क्या कहते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल को हिंदी में बोलते हैं परिधीय। अब परिधि मतलब समझ जाओ, कोई भी डिवाइस के परिधि से जो जुड़ जाए वो परिधि डिवाइस होगा। ठीक है, तो कौन कौन से डिवाइस पेरिफेरल हैं और कौन कौन से नॉन पेरिफेरल है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। स्क्रीन पर देखिए, कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस, एप्पल माउस या कोई भी प्रकार का माउस, कोई भी वेबकैम, कोई भी फोन, कोई जॉयस्टिक, कोई हेडफोन, कोई स्पीकर, कोई भी स्कैनर, कोई भी प्रिंटर, ऐसी चीज जिसको आप डायरेक्ट लाके किससे कनेक्ट कर दो भाई, सीपीयू से। ये सारी चीजें सीपीयू से बाहर से लाके जोड़ी जा सकती हैं। तो ये जो बाहर से लाके जोड़ी जा रही हैं, ये यही क्या होगा हमारा पेरिफेरल डिवाइस। अगर मैं वहीं बोल दूं, रोम की बात कर दूं, तो रोम पेरिफेरल होगा कि नहीं होगा, रोम नहीं, वो नॉन पेरिफेरल डिवाइस है। वो कंप्यूटर के इस सीपीयू के अंदर स्थित मदरबोर्ड में कहीं चिपका हुआ है। तो क्या बाहर से लाके जोड़े उसको, या बाहर से निकाल सकते हैं क्या, नहीं। इन लोगों को जोड़ भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो वो डिवाइस जो बाहर से आगे कनेक्ट होती है वही हमारी क्या डिवाइस कहलाती है भाई, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। ठीक है, तो कभी भी पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए तो विशेष रूप से ध्यान रखना,
यह रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। अगला प्रश्न, यूट्यूब क्या है? ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो सॉफ्टवेयर है? बताइए, सब तो बहुत आसान है। यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो ये एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। जो यूट्यूब है वो अमेरिका की एक कंपनी ने प्रारंभ किया था और ये सन 2005 में प्रारंभ किया गया। जावेद करीम नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक वीडियो, जू का कोई वीडियो जो था, पहली बार अपलोड किया था। आप अभी यूट्यूब में जाकर वो पहला जावेद करीम का यूट्यूब वाला फर्स्ट वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, ठीक है। तो वहां से शुरुआत हुई यूट्यूब की और आज यूट्यूब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है, हमको आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा जी? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं? प्लॉटर, लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। तो यहां पर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये हमारा क्या होगा? इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो प्रिंट करते वक्त दबाव और प्रभाव का प्रयोग करता है, वो अपनी छाप छोड़ता है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है, इंपैक्ट प्रिंटर दबाव या प्रभाव छोड़ता है। साथ ही साथ इंपैक्ट प्रिंटर इंक रिबन और हैमर का प्रयोग दबाव देने के लिए करता है। जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो मोनोक्रोम प्रकार के होते हैं, मतलब कि एक ही प्रकार के कलर में प्रिंट करते हैं, इसमें कलर आप प्रिंट नहीं कर सकते। जब ये क्या करता है, इंपैक्ट प्रिंटर एक पेज होता है, इस पेज के ऊपर में एक रिबन बना होता है, इस रिबन में हैमर से स्ट्राइक करता है इस तरीके से। तो रिबन का जो भी कार्बन पेपर जैसे होता है ना, कार्बन में कुछ भी लिखते हैं पीछे छप जाता है, वैसे इस रिबन में जो भी लिखेंगे वो पीछे छप जाएगा स्ट्राइक करने पे। तो भाई जब दबाव का प्रयोग करेगा तो क्या इसमें कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकेगी क्या? अगर मैं इसके रिबन के पीछे 2-3 पेपर और रिबन लगा दूं और दबाव डालूं तो 2-3 पेपर में भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो भाई इंपैक्ट प्रिंटर से क्या प्राप्त की जा सकती है? कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए प्रिंटर पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रिंटर के एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है जो इंपैक्ट प्रिंटर था, साथ ही साथ डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है। वहीं पर अगर हम बात करें प्लॉटर जो होता है वो प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। जब हमें बहुत बड़ी साइज की इमेज या कोई 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर लेजर प्रिंटर की बात करें, उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है, बहुत हाई क्वालिटी इसकी होती है, ये कलर और मोनोक्रोम दोनों प्रकार का होता है। और लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है, एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है। आपने फोटोकॉपी दुकान में फोटोकॉपी निकलते देखी होगी, वो फोटोकॉपी एक बार में बाहर निकल जाती है, तो मतलब वो क्या, वो पेज प्रिंटर है, पेज बाय पेज प्रिंटर। वहीं पर इंकजेट प्रिंटर की बात करें, इंकजेट प्रिंटर, अच्छा लेजर प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए याद रखिएगा 2-3 चीजों का प्रयोग करता है। पहले लेजर बीम का प्रयोग करेगा, दूसरा फोटो कंडक्टिव ड्रम का प्रयोग करेगा, ठीक है। लेजर बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम कैसे समझ लेते हैं। ये एक लेजर बीम निकलती है, ये जाके एक लेंस से टकराती है, लेंस से टकरा के ये वापस आती है, यहां पर एक फोटो कंडक्टिव ड्रम लगा होता है। ये जो लेजर किरण रहती है इस पर पड़ती है, इस ड्रम को गर्म करती है। कौन सा ड्रम है भाई? ये इसको हिंदी में बोले तस्वीर ग्राही ड्रम। और ये जो भी लेजर इस पे पड़ता है, लेजर से इसको ABCD ऐसे गर्म करके आकृति लिख देते। फिर यहीं पर एक टोनर कार्टिज होता है। क्या होता है जी? टोनर कार्टिज। इसके अंदर स्याही भरी रहती है और वो स्याही किस प्रकार की होती है? सूखी स्याही। अब इस सूखी स्याही में क्या होता है, जब ये गर्म होता है ना हमारा ड्रम, तो ड्रम जो रहता है वो इस टोनर के विपरीत चार्ज रहता है। तो जब कोई भी विपरीत चार्ज आपस में एक साथ होते हैं तो क्या हो जाता है? आकर्षण होता है। तो ये जो पाउडर रहता है वो चिपक जाता है किस पे? ड्रम। और जब ये ड्रम जो रहता है ना, जब वो किसी पेपर पे जाता है तो जो पेपर रहता है वो ड्रम के विपरीत आवेशित रहता है। तो जो ड्रम में लगी हुई चीजें किस में चिपक जाती हैं? पेपर में। इस प्रकार से हमें लेजर प्रिंटर में प्राप्त होता है। लेजर प्रिंटर प्रकाश की तकनीक का प्रयोग करता है, लेजर किरणों का प्रयोग करता है, फोटो कंडक्टिव ड्रम का प्रयोग करता है, सूखी स्याही का प्रयोग करता है, ठीक है, टोनर कार्टिज का प्रयोग करता है। इसके अंदर में पाउडर जो सूखा भरा है।
तो यहां से देखिए ऐसा प्रश्न पेपर में आप लोगों से पूछता है, इंक लेजर प्रिंटर का मतलब प्रिंटिंग की तकनीक से प्रश्न पूछता है, तो यहां पर आपका क्लियर हो गया। वही बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की, तो इंकजेट प्रिंटर लिक्विड इंक का प्रयोग करता है, स्प्रे टेक्निक का प्रयोग करता है, और जिस प्रकार लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न में। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो आजकल ना जी ऑप्शन दिया है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आजकल एनालॉग सिग्नल का भी प्रयोग किया जाता है और डिजिटल सिग्नल का भी प्रयोग किया जाता है टेलीफोन संचार के लिए, इसलिए जो हमारा उत्तर इसमें क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं जी। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु कौन सा बटन दबाएंगे? ठीक है, ये MS एक्सेल का आपके पास क्या रहेगा, रो और कॉलम का बना हुआ एक स्प्रेडशीट रहेगा। इसमें कोई भी एक डिवाइस है जिसके अंदर एक शेल है जिसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, इस शेल के अंदर में लिखा हुआ है ABC। अब आपको इसको एडिट करना है, तो आपको करना क्या होगा, चुपचाप जाओगे और सेल को सेलेक्ट करोगे। जो सेल सेलेक्ट होता है उस सेल को बोलते हैं एक्टिव सेल। इसको जाके F2 बटन दबा दोगे और F2 दबाते ही साथ आपका कर्सर यहां पर आएगा और इसे आप मिटा के दूसरा भी लिख सकते हो। तो वो क्या हो गया, नाम बदलने हैं तो क्या, F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। वहीं पर शिफ्ट और अल्ट दिख रहा है, ये दोनों हमारे कौन से की है, शिफ्ट जो है वो मॉडिफायर की है। क्या है, मॉडिफायर। किसी भी की को शिफ्ट के साथ दबाओगे तो वो उसकी परिभाषा को क्या कर देगा, बदल देगा। जैसे कि मैं शिफ्ट के साथ ए दबाऊं, जब नॉर्मल हम ए लिखते हैं तो कैसा लिखाता है, छोटा लिखाता है, परंतु जब शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो कैसे, बड़ा लिखाता है, अपर केस में लिखाता है। वैसे ही अगर कोई बटन है जैसे कि 1 के ऊपर में विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी का निशान बना हो, जब उसको नॉर्मल आप 1 दबाओगे तो क्या लिखाएगा 1, पर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो जो ऊपर में जो प्रिंट रहता है वो लिखा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मॉडिफायर की है। वहीं पर कॉम्बिनेशन की के रूप में भी शिफ्ट और अल्टरनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटर की हमें अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में है तो नेक्स्ट पेज में लेके जाता है, अगर लाइन में है तो नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है, या फिर एंटर की किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट किए हुए हैं और एंटर दबा देंगे तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का भी काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, क्या होता है, पॉइंट का क्या होता है? ठीक है, URL होता है, IP एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, उपयोग में से कोई नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम वो बात कर रहे हैं इंटरनेट की, इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट को बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब कि ये नेटवर्क क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम से मैं जोड़ दूं तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो ये नेटवर्क 1 है। वहीं पर कोई दूसरा नेटवर्क है जिसे मैंने 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ के बनाया हुआ है, ये नेटवर्क दूसरा है। ठीक है, ये नेटवर्क 2 है। पहला नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ेगा या फिर पूरे विश्व के नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, जुड़ गए। अब यही बोल रहा है कि इंटरनेट में प्रत्येक पॉइंट का या प्रत्येक नोड का अपना क्या होता है, तब होता है क्या, उसका IP एड्रेस। कोई भी डेटा एक सिस्टम से सिस्टम B तक पहुंचना है तो वो उसके IP एड्रेस के माध्यम से ही पहुंच पाएगा। कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 IP एड्रेस और IPv6 IP एड्रेस। अब तो URL और वेब एड्रेस क्या है, तो ये याद रखिएगा जब प्रश्न पत्र में आपसे पूछे कि इंटरनेट में किसी भी या वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी वेब पेज का क्या होता है, तो वेब पेज का क्या होगा, वेब पेज तक अगर आपको पहुंचना है तो आप किसके माध्यम से पहुंचोगे, वेब पेज पहुंचोगे आप। वेब पेज का एक क्या होता है, URL होता है, www.google.com। ये पूरा एक साथ अगर बोलोगे तो क्या कहलाएगा, URL। और वहीं पर किसी डोमेन का क्या होता है, वेब एड्रेस होता है। जैसे कि मैं लिख देता हूं CG व्यापम। ये CG व्यापम क्या है जी, ये एक डोमेन है। अगर इसका मैं
डोमेन का वेब एड्रेस बोलूं तो कैसे बोलूंगा, www.cgvyapam.gov.in। ये क्या हो गया इसका, cgvyapam.gov, इसका वेब एड्रेस हुआ। तो प्रत्येक डोमेन का क्या होता है जी, वेब एड्रेस होता है। अब उसके बाद मैं ये बोलूं प्रत्येक वेबसाइट का अपना क्या होता है, एड्रेस तो होता ही है, साथ साथ जब इसके आगे में मैं लगा दूं http:// तो http के साथ पूरा मैं एक साथ जब बोलूंगा उसको तो क्या कहलाएगा, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स तक पहुंचाने वाला एक एड्रेस URL। तो तीनों में अंतर समझ में आया। इंटरनेट पे प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, प्रत्येक डोमेन का वेब एड्रेस होता है, प्रत्येक वेब पेज का अपना URL होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम क्षमता कितनी है। ठीक है, 25 KB, 30 KB, 20 KB, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भेजने की क्षमता होती है 25 MB। ये किसमें भेज सकते हैं हम लोग भाई, जीमेल। परंतु अगर आपको 25 MB से भी ज्यादा का डेटा भेजना है तो कैसे करोगे जी, तो आप क्या करोगे, जो भी डेटा मान लो 1 GB का डेटा है, इस 1 GB के डेटा को आप किसमें, गूगल ड्राइव में क्या करोगे, सेव करोगे। और गूगल ड्राइव में सेव करने के बाद उस गूगल ड्राइव की लिंक को क्या कर दोगे, ईमेल कर दोगे। अगला बंदा उसको गूगल ड्राइव में जाके क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं। तो यहां पर ऑप्शन दिया है मैकेफी, क्विक हिल, नॉर्टन और ओपेरा। तो यहां पर जो ओपेरा है ये क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है, और बाकी जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमारा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि आप लोगों को सारे वेब ब्राउजर्स के नाम और सारे एंटीवायरस के नाम पता होने चाहिए जो सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सामान्य प्रश्न नहीं पूछेगा, बहुत टफ नहीं पूछेगा, परंतु ये पता ही नहीं होगा तो आप टिक कैसे करेंगे पेपर में। तो ये जानकारी का विषय है, इसे याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है, थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया। लेजर प्रिंटर मैंने आपको समझाया था। लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की स्याही का प्रयोग होता है, सूखी स्याही का। वहीं पर लाइन प्रिंटर में इंक और हैमर का। क्यों इंक और हैमर का, 3 प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं, मैंने बताया था। कोड BCD, बैंड, चैन और ड्रम, ये तीनों लाइन प्रिंटर हैं और ये तीनों के तीनों इंपैक्ट प्रिंटर हैं। और इंपैक्ट होने के कारण दबाव और प्रभाव का प्रयोग करेंगे तो ये इंक रिबन और हैमर का प्रयोग करेंगे। ये शोर उत्पन्न करेंगे, ये बहुत धीमे होंगे किनकी अपेक्षा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा। ठीक है, वहीं पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रयोग करेगा, पिन्स के बने मैट्रिक्स का ये प्रयोग करता है। ऐसे पिन के बने मैट्रिक्स का प्रयोग करता है, साथ ही साथ इंक रिबन और हैमर का भी प्रयोग करेगा। ऐसा पेज रहेगा, पेज के ऊपर में इंक रिबन रहेगा, ये जो पिन रहेगा वो इस पेपर के ऊपर में पड़ेगा और पीछे में अक्षर क्या हो जाएंगे, छप जाएंगे। तो थर्मल प्रिंटर किसका प्रयोग करेगा भाई, सूखी स्याही का करेगा क्या, गीली स्याही का करेगा क्या, नहीं, ये प्रयोग करता है रासायनिक या रसायन युक्त पेपर। एक रसायन युक्त पेपर होता है जिसके ऊपर में रसायन लगा होता है पूरी तरह से, इस प्रकार से ऐसा आपका रसायन लगा होगा। फिर क्या होगा, उसको तापीय विधि से गर्म किया जाएगा और जिस जिस लोकेशन में ताप जाएगा उस लोकेशन में क्या हो जाएगा, अक्षर मेल्ट होके प्रिंट हो जाएगा। ये कौन सा प्रिंटर है हमारा, थर्मल प्रिंटर, रासायनिक पेपर और तापीय विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं चीजों को, तो इसलिए क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स नहीं हो पाएंगे, पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला ईमेल एड्रेस में लिखा हुआ है hotspot@yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है। हॉटस्टॉप क्या कहलाता है, तो जो हॉटस्टॉप है क्या है, वो पासवर्ड है, क्लाइंट कंप्यूटर का नाम है, यूजर नेम है, सर्वर नेम, तो क्या है वो, यूजर नेम। ये जो पहला वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये है हमारा यूजर नेम।
यहां पर याहू जो दिख रहा है ये क्या है, ये है डोमेन नेम, और ये जो .com दिख रहा है ये क्या है, डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है। तीन अलग अलग चीजें हैं, यूजर नेम, डोमेन एक्सटेंशन, और इनसे मिलके ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, ईमेल आईडी। ये यूआरएल नहीं है, ये वेब एड्रेस नहीं है, ये है ईमेल एड्रेस। और हर व्यक्ति का ईमेल एड्रेस क्या रहता है जी, यूनिक रहता है। जो मेरा है वो मेरा रहेगा, आपका वो सेम नहीं हो सकता, वो यूनिक रहता है। दूसरी बात इसके बारे में एक चीज और, पहले ये केस सेंसिटिव हुआ करता, कैसे, अगर आप इसको जैसे कि एक लिखा हुआ है abc@gmail.com, पहले ना इसको ऐसे आप बड़े अक्षर में लिख के नहीं भेज सकते, आपको इसको छोटे में ही लिखना पड़ता था। परंतु अब क्या सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, आप ट्राई कर सकते हैं अपना मोबाइल लेके, बड़े अक्षरों में भी आप gmail.com लिख के किसी को भेजोगे तो वो सेंड हो जाता है, ठीक है। परंतु बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल ही लिखा जाता है आज भी। अगला, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है, डेटा इनपुट होता है। इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इनपुट होने के बाद ये डिवाइस कहां जाती है भाई, ये जाती है हमारी सीपीयू के अंदर में, और सीपीयू के अंदर में क्या होता है, प्रोसेस। तो इनपुट के रूप में कंप्यूटर में क्या जाता है जी, डेटा। डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ फैक्ट और फिगर जिसकी अपने आप में अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये डेटा प्रोसेस के लिए सीपीयू में जाता है। सीपीयू में प्रोसेस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन या निर्देश की। बिना निर्देश के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो डब्बा होता है, उसे सॉफ्टवेयर के रूप में क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तब वो काम कर पाता है। तो यहां पर उसने क्या किया, इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करके प्रोसेस किया, और डेटा पर प्रोसेस अप्लाई करके उसे यूजर के लिए यूजफुल किसमें बदला, इंफॉर्मेशन में बदला, और हमें आउटपुट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, डेटा, और व्यवस्थित आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, प्रोसेस के पहले आंकड़ों को कहते हैं डेटा, प्रोसेस के बाद के आंकड़ों को कहते हैं इंफॉर्मेशन। यूजर के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, इंफॉर्मेशन। ये सब चैप्टर नंबर 1 का, ये प्रश्न जितनी भी चीजें बोला वो सब पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न, WYSIWYG का तात्पर्य है, What you see is what you get, where you sit is where you get, what you say is what you get, what you show is what you get। हमारा आंसर होगा what you see is what you get। ये कंप्यूटर की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप जो देखते हैं वो आप प्राप्त क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, एयरटेल देता है कि नहीं जी, बीएसएनएल देता है कि नहीं, भारतीय रेलवे देता है क्या, हाँ देता है, ठीक है। नहीं है, भारतीय रेलवे की एक वो है रेल टेल नाम की एक ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, और भारतीय रेल इस रेल टेल के साथ कनेक्ट रहता है पूरा आपस, ठीक है। तो एयरटेल भी सही है, बीएसएनएल भी सही है, भारतीय रेलवे भी सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो सभी सेवा प्रदाता हैं। आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला, साइबर राइट वायरस क्या है, तो याद रखिएगा साइबर राइट वायरस एक विंडो वायरस है। साइबर राइट वायरस एक विंडो वायरस है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए लाया है। अभी थोड़ी देर पहले बूटिंग का प्रोसेस देखे थे ना, हार्ड डिस्क में क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उठ के जा रहा था, MS-DOS। ऑप्शन है यूनिक्स, विंडोज, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा जी, कमेंट्स में बताइए। आंसर होगा उपरोक्त में सभी। क्यों,
ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है तो उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती, क्या सही है? क्या ऐसा? सीडी की मेमोरी होती है एमबी में और डीवीडी की होती है जीबी में। तो सही है कि गलत है? गलत है, पहला कथन गलत। दूसरा कथन, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। सही है, हमारा सही है। सीडी तथा डीवीडी समान होते हैं, गलत। उपरोक्त में से कोई। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या? डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या हो? तो हमारा आंसर होगा यहां पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। अभी सेव एज क्या होता है? ठीक है, सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। जब आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो ये क्या काम करता है भाई? सेव का काम। आपने एक फाइल बनाई हुई है, इस फाइल का नाम है एबीसी। एबीसी नाम की एक फाइल बनाई, इसके अंदर में आपने लिखा हुआ है ABCDEFG। ये लिखने के बाद आप कंट्रोल एस दबाएंगे ना तो ये फाइल किस नाम से सेव हो जाएगी जी? एबीसी नाम। आपने फिर से फाइल ओपन किया, अब इसमें काम कर रहे हैं। अब काम करने के बाद आपने क्या किया? इसमें से ये जो एक लाइन मिटा दी। अब चाहते हैं कि आपका जो पहले वाला फाइल था वो भी वैसी रहे और जो दूसरा फाइल में आपने बदलाव किया है वो भी वैसी रहे। तो आप क्या करोगे? सेव एस करोगे और सेव एस करने के बाद एक फिर से इस फाइल को ओपन करोगे और सेव करते टाइम इसका नाम दे दोगे, चेंज कर दोगे इसका नाम और आप लिख दोगे ABC1। तो अब जब आप इसको सेव एस से सेव कर लोगे तो पहले जो फाइल थी वो ABC अपने आप में सुरक्षित मिलेगी और जो नई फाइल ABC1 ये भी आपको सुरक्षित मिलेगी। तो किसी पुरानी फाइल को मॉडिफिकेशन के साथ फिर से दूसरे नाम के साथ सेव करना कहलाता है सेव एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? बड़ा निहायत ही सरल सा बड़ा सा क्वेश्चन है, किसी से गलत भी नहीं होना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी। बताइए, उपरोक्त सभी। इंटरनेट के बिना कहां चला पाएंगे कोई सोशल मीडिया साइट हम लोग? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? जी चर्चा किए थोड़ा देर पहले। ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी आएगा, ए और बी दोनों। आप लोग गलत है। क्यों गलत है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है जी? कंपाइलर बदलता है। वही तो पूछ रहा है, हाई लेवल को कंपाइलर बदलता है। परंतु असेंबलर क्या करता है? हमारा उत्तर होगा कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली भाषा को बदलता है किसमें? असेंबलर ये बदलता है किसमें? मशीन भाषा। असेंबली भाषा अलग भाषा है जी, याद रखिएगा। असेंबली भाषा सेकेंड जनरेशन में प्रयुक्त होने वाली भाषा थी। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिख पाना बहुत ही कठिन था क्योंकि वो 0-1 के फॉर्म में होता था, तो लंबा लंबा 0-1 का कोडिंग होता था, याद रखना मुश्किल था। तो एक सरल तरीका निकाला गया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ कोडिंग कर दें जिससे हमारा ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग कर दें जिससे हमारा कोड लिखना कम हो जाए। तब एक भाषा का बनाया गया। वो भाषा क्या थी? हमारी असेंबली भाषा, जो कि निमोनिक्स कोड का प्रयोग करती थी। किसका? निमोनिक्स कोड का। पेपर में आया था प्रश्न, कौन सी भाषा निमोनिक्स कोड का प्रयोग करती है? तो असेंबली भाषा। प्रश्न यह भी आया था कि द्वितीय जनरेशन में किस भाषा का प्रयोग हुआ कंप्यूटरों में? असेंबली भाषा का। परंतु असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता है, पर किसी किसी किताब में आपको ये मिडिल लेवल लैंग्वेज भी मिलेगा। क्या मिलेगा? मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत सरल है, आप देख के बताइए। प्लॉटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। इसमें से माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं। जो प्लॉटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं जी, निम्न में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति होती है? ठीक है, ऑप्शन है पेन ड्राइव, डीवीडी, प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा जी? अस्थायी स्मृति की बात कर रहा है यहां पर। तो याद रखिएगा, पेन ड्राइव जो होता है स्थायी स्मृति रहता है, उसमें जो भी चीज हम स्टोर करते हैं लंबे समय तक सेव रहता है। डीवीडी भी एक स्थायी स्मृति है,
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उसमें जो भी पिक्चर आप डाल देते हो, लाइट रहे चाहे मत रहे, विद्युत रहे चाहे मत रहे, डेटा हमारा स्टोर रहता है। बात हो रही यहाँ पर प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि प्रिंटर है और ये कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर से कुछ चीज प्रिंट करने के लिए इसमें भेजोगे कि नहीं? आप मान लो एक साथ 10 फाइल भेज रहे हो, भेज तो दोगे, भेजने के बाद वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के बाद उसको कहीं रखेगा, तो कहाँ रखेगा वो? तो यहाँ पर उसकी एक अलग मेमोरी होती है, ठीक है। वो जो एक अस्थायी मेमोरी होती है वो एक बफर मेमोरी होती है, ठीक है। उस बफर में क्या कर लेता है, प्रिंट बफर में वो चीजों को स्टोर करके रख लेता है, और ये बफर अस्थायी। लाइट के चले जाने पर मतलब कि इसका डेटा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। परंतु प्रिंटर के बारे में एक और बात है, ये धनुष से छोड़े गए उस तीर के समान होता है जो निकलने के बाद लग ही जाता है। कहने का मतलब आपने 10 ऑर्डर प्रिंट के लिए दे दिए, 3 प्रिंट हुआ है, लाइट गोल हो गया। जब लाइट आएगा तो लाइट आने के बाद जो चौथा, पांचवा से लेकर 10वां तक 10 प्रिंट आपने दिया है, 3 निकल गया, लाइट गोल हो गया, तो जो बचा हुआ प्रिंट है वो भी बाद में निकलेगा। उसके बाद फिर आप अगला कर पाओ, ठीक है। तो अस्थायी मेमोरी किसमें होती है जी? प्रिंटर में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ऑप्शन है थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहां पर जो ये BCD ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये किसके प्रकार है जी? ये है हमारे मॉनिटर के प्रकार है। तो हमारा क्या बच जाता है, थर्मल फ्लैट बेड हमारा आंसर होगा, ये एक प्रिंटर का प्रकार है। ऐसे किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा, पर थर्मल प्रिंटर तो पढ़े हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन दिया है रोम, CD रोम, DVD और फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन सी मेमोरी आपको लग रही है कि प्राथमिक मेमोरी होगी? मैंने क्या आपको कंसेप्ट बताया था? मैंने बताया था वह मेमोरी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो, कंप्यूटर के बेसिक कार्यों को करने के लिए अत्यंत आवश्यक हो, कंप्यूटर में गणना करने के लिए या प्रोसेस करते समय उन मेमोरी की अत्यंत आवश्यकता है, वो प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी होगी। अब हमारा रजिस्टर जो है वो प्राथमिक मेमोरी है, CPU से जुड़ा हुआ कैश मेमोरी ये भी हमारा प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पर लगा रैम, इसमें कोई रनिंग प्रोग्राम होता है वो भी प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पर रहा हमारा रोम, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश लिखे होते हैं। ये बिल्ट इन मेमोरी है कंप्यूटर में। प्रारंभ से कंप्यूटर निर्माता कंपनी कंप्यूटर को चालू करने के लिए कुछ निर्देश पहले से ही रोम में लिख के भेजती है, इसलिए ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रोम। तो CD रोम में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, CD रोम क्या होता है? CD रोम CD होता है, CDR CD रोम, वो CD रोम होता है, वो CD वो तो स्थायी मेमोरी, उसमें एक बार गाना डालो, पिक्चर डालो, उसके अंदर में रहेगा। फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव कहते हैं, पेन ड्राइव भी स्थायी मेमोरी है, DVD भी हमारी स्थायी मेमोरी है ना। तो हमारा जो कैश, रजिस्टर, रैम, रोम ये प्राइमरी मेमोरी होता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन बदल के भी आएगा तो आपको लगाना है कि ये जो मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर स्थित है वही हमारी प्राथमिक मेमोरी है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी कोई भी मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं जी, निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसको विलोपित कर दिया। क्यों विलोपित कर दिया गया? आप आज एक्सरे का भी प्रयोग करेंगे तो भी आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, सोनोग्राफी करेंगे तो मशीन रहता है, उसको पेट का सोनोग्राफी करते रहे, टीवी में सब दिखते रहता है, तो वही कंप्यूटर तो यूज हुआ ना। और वहीं पर ECG मशीन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपके चेस्ट में ऐसा कुछ लगा दिया जाता है, लगा देने के बाद कंप्यूटर में उसके क्या देखते हो, यहां से एनालॉग डेटा जाता है और कंप्यूटर के अंदर में डिजिटली काम करता है। तो ये जो सारे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, ECG मशीन, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। किसके जी? हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है, याद रखिएगा। तो विलोपित कर दिया गया है व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो मैंने क्या बताया था, पेज प्रिंटर कौन सा है जी? लेजर प्रिंटर हमारा पेज प्रिंटर है। इंकजेट जो है कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स है कैरेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है कई प्रकार की होती है, जिनमें से जो मैग्नेटिक पदार्थ से बनी होती है वो मैग्नेटिक मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, ये सब के सब हमारे क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। वहीं पर जो मेमोरी सेमीकंडक्टर से बनी होती है, जैसे रजिस्टर, रैम, रोम, कैश, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी।
वहीं पर अब यहां पर क्या पूछ रहा है आपको, ऑप्टिकल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा लिखने के लिए और डेटा पढ़ने के लिए आपको प्रकाश की किरणों की आवश्यकता हो, प्रकाश बीम की आवश्यकता हो, लेजर बीम की आवश्यकता हो, तो उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टिकल मेमोरी। तो यहां पर ब्लू रे डिस्क एक चमकदार डिस्क होता है, इसको पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नीली किरणों की। डीवीडी को पढ़ने के लिए बैंगनी किरणों की, और सीडी को पढ़ने के लिए लाल या रेड लेजर बीम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएंगे। तो भाई कौन सा नहीं है, तो जीप डिस्क नहीं है। तो जीप डिस्क क्या है, तो जीप डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, IEEE, ITU, PPP और TCP। तो यहां पर जो आपका TCP प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहां पर यूज होता है जी, जब आप नेटवर्क में डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड कर रहे होते हैं, तो जो डेटा पैकेट्स की डिलीवरी के लिए जो प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है, जो डेटा पैकेट्स को दूसरे लोकेशन तक पहुंचाता है, सही लोकेशन तक, वो कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल। इसी के साथ अगर मैं IP प्रोटोकॉल भी जोड़ दूं, TCP IP प्रोटोकॉल, तो वो क्या कहलाता है, इसे प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। TCP IP प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। ये IP प्रोटोकॉल भी अपने अंदर समाहित कर लेता है और पूरी तरह से सही एड्रेस में भेजने का काम करता है TCP IP प्रोटोकॉल, क्योंकि उसमें IP एड्रेस भी ऐड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। वहीं पर IEEE प्रोटोकॉल और PPP प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल जो होते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। दो कंप्यूटर को फिजिकली किसी वायर के माध्यम से जोड़ना है आपको, तो ये दोनों प्रोटोकॉल जिम्मेदार होंगे। परंतु इंटरनेट में डेटा सेंड करना है पैकेट्स के माध्यम में, तो TCP प्रोटोकॉल जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हैं तो किस बटन को दबाया जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक प्रश्न में, फंक्शन कीज में, हमारा उत्तर क्या था, F5 बटन दबाया जाएगा स्लाइड शो ओपन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं जी, पिक्चर, चित्र, तस्वीर जिन छोटे छोटे डॉट से निर्मित होता है उसे कहते हैं, इमेज कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, मैटर कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। बताइए क्या कहेंगे उसे, पिक्सल्स कहेंगे। ठीक है, आपका उत्तर सही है, पिक्सल्स। पिक्सल्स होता क्या है, जैसे कि एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज बहुत ही छोटे छोटे डॉट से मिलके क्या बनता है, ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, ये चमकदार डॉट्स होते हैं। तो अगर किसी इमेज में पिक्सल्स की संख्या अधिक कर दे तो बताइए इमेज की क्वालिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। अगर पिक्सल्स की संख्या, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर, ये मैंने लिखा A। अभी आपको इस A के बीच में गैप दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि अभी पिक्सल्स की संख्या क्या है, इसमें कम है। अब मैं करता हूं इसको, पिक्सल्स की संख्या बढ़ा देता हूं, तो थोड़ा बढ़ाया मैं, तो ये अब पहले से थोड़ा बेटर दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं पिक्सल्स की संख्या पूरी बढ़ा दूं, इसमें बहुत ज्यादा कर दूं, तो इसकी क्वालिटी में और प्रभाव आएगा कि नहीं, अभी और अच्छा दिख रहा है। तो यही है कि अगर पिक्सल्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो इमेज क्वालिटी अच्छी होती है, पिक्सल्स की संख्या घटा दी जाए तो इमेज क्वालिटी खराब होती है। अब बात करते हैं, जब आप किसी मॉनिटर की बात करें तो उसके, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कि वर्टिकल बोलते हैं जी, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या के गुणनफल को अगर एक साथ आप लिख दो तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। यह भी प्रश्न पेपर में पूछ चुका है कि किसी भी मॉनिटर का रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन होता है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल, किसी भी मॉनिटर के या पिक्चर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी,
कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीन भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, असेंबली भाषा। तो मशीन भाषा, मशीन भाषा को और क्या बोलते हैं जी? मशीन भाषा को बाइनरी भाषा भी बोलते हैं। मशीन भाषा को बाइनरी भाषा भी बोलते हैं। मशीन भाषा को डिजिटल भाषा भी बोलते हैं। मशीन भाषा को ही निम्न स्तरीय भाषा भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन भाषा को या मशीन भाषा को आप बुलियन भाषा भी कहते हैं। इतने सारे नाम अगर आपको एक साथ दिखाई दे तो समझ जाना ये सब मशीन भाषा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखिए 2016 में क्या ऐसे प्रश्न आए थे क्या? इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है? यहां पर आए थे 2014 में, परंतु 2016 में स्थिति बदल गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? सीपीयू है क्या? नहीं है। एएलयू है क्या? नहीं है। वीडीयू है क्या? है। वीडियो को मैंने क्या बताया था? मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये एक आउटपुट डिवाइस है जी। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत सारे डिवाइसों का समावेश है वो एक जगह पे। या माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर प्रयोग किया गया होगा यहाँ पर तो माइक्रो प्रोसेसर है। एएलयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का एक प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाओं को करने का काम करता है। तो ठीक है, वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर, और यही हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? सबसे पहली बात, ठीक है, जब आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप वर्ड्स पे काम करते हो और इन वर्ड्स पे काम करके आप इन वर्ड्स को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, भविष्य उपयोग के लिए सेव कर सकते हो, इसको फॉर्मेट्स में बना के और सुंदर बना सकते हो, इन पर काम कर सकते हो, वो कहलाता है हमारा वर्ड। उनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, साथ ही साथ वर्ड स्टार भी एक सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ वर्ड पैड भी एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर है। अब इसको कहाँ से प्राप्त करोगे? तो इसको आप गूगल में जाओगे और सर्च करोगे लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। आपको 10, 12, 15 नाम मिल जाएंगे, चुपचाप उसको पढ़ना, क्योंकि कल पेपर में आएगा तो आप लोग उसको टिक कर पाओगे जी। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के नाम वहीं पर आपको सर्च कर लेना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम, तो वहां पर से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब की भाषा कौन सी है? जावा, सी हैश, HTTP, HTML। तो याद रखिएगा, वेब पेज बनाने के लिए जो यूज किया जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो वेब की भाषा होगी। परंतु अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे कि आप वेबसाइट बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो हमेशा याद रखना सी भाषा जो है ना, इसका प्रयोग नहीं होता वेब पेज बनाने, सी का प्रयोग नहीं होता, ये ऑफलाइन प्रोग्राम बनाता है सी भाषा। वहीं पर मैं बात कर दूं जावा का, ये वर्जन जो होता है हमारा JSP, जावा सर्वर पेजेस, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए। वहीं पे मैं बोल दूं PHP, वहीं पे मैं बोल दूं पाइथन, ये सब हमारा ना वेब पेज बनाते हैं। ASP.NET, VB.NET, ये सब वो लैंग्वेज है जिसमें आप क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन बना सकते हो। पर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? वेब की भाषा कौन सी? वेब की भाषा कौन सी है? HTML। आप कहीं ना कहीं जब कोई वेब पेज बनाते हो तो वेब पेज की डिजाइनिंग में HTML का प्रयोग जरूर करते हो, भले ही प्रोग्रामिंग आप किसी दूसरे लैंग्वेज में क्यों ना करो, HTML का प्रयोग होता ही है लगभग जी। अगला देखते हैं, मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य है? कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी इमेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, ग्राफिक्स जो संवाद के लिए प्रयोग में किया जाता है, एक से अधिक माध्यम जो संवाद के लिए प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। तो यहाँ पर पिक्चर भी हमारा आंसर सही है, साउंड भी सही है, एनिमेशन भी सही है, तो उत्तर क्या होगा?
उपरोक्त सभी मल्टीमीडिया का तात्पर्य उपरोक्त सभी से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इंपैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ने वाला, दबाव छोड़ने वाला, शोर करने वाला, रिबन और इंक हैमर का प्रयोग करने वाला प्रिंटर। ठीक है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, तीनों के तीनों क्या है? हमारे इंपैक्ट प्रकार के प्रिंटर है। ठीक है, मैंने बताया था, कोड क्या बताया था जी? बी सी डी और डी डी, इतने प्रिंटर क्या है हमारे? इंपैक्ट प्रिंटर है। इसमें ये बी बैंड, ये सी चैन, डी ड्रम, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, इतने जो प्रिंटर है हमारे इंपैक्ट प्रिंटर है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप लोगों को ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बारे में जानना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पर मैं विस्तृत वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी देखिए कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स होता क्या है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड आपको इंटरनेट में फ्री में उपलब्ध हो, सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध हो, है ना? सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे, नेट पर कैसे मिले भाई? आपको फ्री में, कोई पैसा देना पड़े। उस सोर्स कोड को आप अपने कंप्यूटर में लाओ और ला के उसे आप बदल भी सकते, मतलब अपने हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते। वो कौन सा होगा हमारा? ओपन सोर्स। ठीक है, और वहीं पर जिस सिस्टम को खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, प्रोप्राइटरी जिसको बोलते हैं, वो आपका क्लोज सोर्स होगा। उसके सोर्स कोड को फ्री में प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए आपको शुल्क पटाओगे तभी आपको मिलेगा, वो होगा क्लोज सोर्स। इनमें से ये है जो मैकिन्टोश है, ये मैकिन्टोश जो होता है हमारा क्या है? प्रोप्राइटरी है या फिर क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो उबंटू, FreeBSD और ओपन सोलारिस, ये तीनों जो है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो होता है वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पैसा देना पड़ता है। विंडोज जो होता है उसमें पैसा देना पड़ता है। मैकिन्टोश, मैक ओएस में भी पैसा देना पड़ता है। iOS भी क्लोज सोर्स है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एंड्रॉइड फ्री एक पैसा वाला है जी, एंड्रॉइड भी फ्री है। ठीक है, परंतु वो गूगल के साथ मिल जाता है अपने को, उसका तो पैसा हम ऐसे ही दे देते हैं, पता नहीं चलता हम लोग, पर वो पेड रहता है। ऐसे बोल देते हैं कि वो फ्री है बट वो पेड रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल गलत आंसर होगा हमारा बाइनरी अंकगणित। बाइनरी अंकगणित 0 और 1 वाले आधार पर कंप्यूटर काम करता है, इसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। डिजिटल मतलब 0 और 1। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है। फलन मतलब होता है फंक्शन। कोई भी MS एक्सेल का हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम कहता हूं, MS एक्सेल का हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते समय इसमें बहुत सारे फंक्शंस का प्रयोग करते हैं हम कैलकुलेशंस करने के लिए। यहां पर लिखा हुआ सम, मैक्स और SQRT, स्क्वायर रूट, ये एक फंक्शन है किसका? MS एक्सेल का। वहीं पर ऐड जो है वो फंक्शन नहीं है। कोई भी फॉर्मूला जब इसमें लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? जैसे कि मैं ये बना देता हूं, ये प्रश्न पेपर में आया था कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है? एक्सेल शीट है। यहां पर लिखा होता है ABCD, यहां पर लिखा होता है 1 2 3 4। मेरा एक डेटा है, यहां पर लिखा हुआ है 10 और 20। मुझे उत्तर चाहिए यहां पर और मुझे करना है, मैं जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा? ये वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एक फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन कैसे लिखूंगा? फंक्शन की शुरुआत हमेशा इक्वल्स टू के निशान से होती है। उसके बाद आप लिखते हैं फंक्शन का नाम, मैं लिख देता हूं सम लिख दिया। इसके बाद लगाया जाता है ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है रेफरेंस एड्रेस। कल बताया था वीडियो में रेफरेंस एड्रेस क्या होता है, पुरानी वीडियो जरूर देखना। तो एड्रेस कैसे निकालेंगे? ये C और ये 1, ये C1 हुआ तो मैं लिख दूंगा C1, कोलोन का निशान लगाऊंगा, और उसके बाद कहां तक का देखना है जी? C3, तो मैं लिख दूंगा C3, क्लोज। हमारा उत्तर जैसे ही मैं लिखूंगा, लिखने के बाद हमारे यहां उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा जी? 40। मतलब वो अपने आप क्या हो जाएगा? सम होके हमें प्राप्त हो जाएगा।
अगर यहीं पर आपको ये निकालना है कि इन तीनों में मैक्सिमम बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहां पर सम की जगह क्या लिख दो, मैक्स फंक्शन लगा दो, सेम चीज पीछे लिख दो, तो हमारा बता देगा कि 20 हमारा मैक्सिमम है। इसी में मिनिमम बताने के लिए बोल देंगे तो क्या बता देगा आपको, 10 मिनिमम, यहां पर क्या लिख दोगे, मीन फंक्शन। और सेम बाकी चीजों को पूरा वैसे ही आप लिख सकते हो। मतलब ये नहीं होता, जो भी एड्रेस होगा वो यहां पर वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, ऐसा लिखा जाता है फंक्शन। एक बार पेपर में प्रश्न आया था कि फंक्शन की शुरुआत किससे होती है, तो हमेशा इक्वल्स टू के निशान से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सटेंशन के बारे में बताया था आपको। तो इसमें से GIF और JPG दोनों से हमें इमेज की पहचान होती है, तो हमारा उत्तर होगा A और B दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं जी, अल्टा विस्टा क्या था, अल्टा विस्टा क्या था, क्या है नहीं क्या था, तो व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया, क्योंकि ना है और था में लड़ाई हो गया। ये क्या था, ये था सर्च इंजन। अल्टा विस्टा क्या था, सर्च इंजन, पर था इसलिए क्योंकि अब वो है नहीं, पहले उसका यूज होता था, फिर वो उसका उस पर काम होना बंद हो गया, वो अब वर्क में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधि को करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है जी। ऑप्शन है एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर। तो याद रखना, मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी मालवेयर और वायरस की, वो वाली वीडियो देखना, उसमें क्लियर समझ में आएगा कि मालवेयर क्या है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाए वो क्या कहलाता है, मालवेयर। पर वहीं पर एक छोटा सा कोड ऑफ प्रोग्राम हो, छोटा सा पीस ऑफ कोड हो, एक छोटा सा प्रोग्राम हो, वो कहलाएगा क्या, वायरस। तो ये डिफरेंस होता है वायरस और मालवेयर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वॉर्म, ट्रोजन, वायरस, एंटीवायरस। तो जो वायरस को खोजेगा और डिलीट करेगा क्या कहलाएगा जी, एंटीवायरस। तो इस प्रकार से आप देखिए 2016 का ये यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट होता है हमारा। 2016 में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों का स्तर और 2014 के प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हैं। पर जिस समय स्टूडेंट 2014 में ये पेपर दिला रहे थे उनके लिए भी ये प्रश्न कठिन था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर को इस स्तर में नहीं पढ़ाया जाता था जिस स्तर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को अपना स्तर और बढ़ाना होगा 2023 के पेपर के लिए। ठीक है, और भी ऐसी चीजें जहां तक हम नहीं पहुंचे हम लोगों को वहां तक पहुंचना होगा और चीजों को हमें करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से बहुत से प्रश्न आए, इंटरनेट से बहुत प्रश्न आए, शॉर्टकट से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। शॉर्टकट की से 1-2 प्रश्न 2014 के में हमें दिखाई दिए। तो ओवरऑल मिले जुले प्रश्न आए और ऐसे प्रश्न थे जिसके लिए कई बार पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक नहीं है, आप अपने सामान्य जानकारी से भी प्रश्न बना सकते हैं। परंतु इस भ्रम में अब नहीं रहना है, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है और हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आज मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूं। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। फिर से कोई विशेष टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसकी हम MCQs करेंगे। तब तक आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में बने रहें। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।